हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम अगेन चैनल पे। द हिंदू की क्लास है आज की भी, और आर्टिकल है रियलाइजिंग द कॉन्टिन्यूम। एडिटोरियल से थोड़ा हटके है क्योंकि आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि सरकारें जब पॉलिसी बनाती हैं भारत में, गांवों और शहरों को अलग अलग रख के बनाती हैं, जबकि आजकल गांव और शहर काफ़ी हद तक मिल गए हैं, लगभग एक जैसे हो गए हैं। शुरू करेंगे क्लास को बिल्कुल बेसिक से, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। अगर क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 मिनट की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। शायद ये क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं और ना मिले। आज का क्विज़ भी आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, देखो क्लास में जो भी सीखेंगे, क्लास के अंत में आपको चेक करना है आपने कितना रिटेन किया। तो इस क्विज़ को अटैम्प्ट देंगे तो 10 में से 10 आपको नंबर मिलने चाहिए पूरे मन से क्लास अगर लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जी रियलाइजिंग द कॉन्टिन्यूम। ये अजीब सा वर्ड देख रहे हो, कॉन्टिन्यूम। इसमें क्या आ रहा है? डबल यू आ रहा है। इंग्लिश में दो ही वर्ड्स हैं जिनमें डबल यू आता है, मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग्स दो ही ऐसी हैं जिनमें आप डबल यू देखेंगे। पहला वर्ड है कॉन्टिन्यूम, जिसका मतलब होता है फ्लो, किसी चीज़ का कंटिन्यू रहना, आगे से आगे चलते रहना। हिंदी में इसको बोलते हैं सातत्य। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी होगी हिंदी में, कॉन्टिन्यूम यानी सातत्य। जैसे टाइम स्पेस का कॉन्टिन्यूम होता है। कह रहे जी एक कॉन्टिन्यूम है, एक फ्लो है, एक प्रोग्रेशन है, एक श्रृंखला है जो रियलाइज करनी है, जिसको हमें एहसास करना है। रियलाइज करना, किसी चीज़ को रियल बना के एहसास करना, उसकी अनुभूति लेना। अब ये कॉन्टिन्यूम कौन सा है और रियलाइज कौन करेगा, ये देखेंगे आप आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ में। दूसरा जो वर्ड मैं आपको बता रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक्स में आएगा, वो कभी देखोगे आप। दूसरा वर्ड है डबल यू से बनने वाला वैक्यूम। ठीक है, इसमें भी डबल यू आता है। कह रहा है इंडिया कंटिन्यूज टू व्यू इट्स चैलेंजेस थ्रू एन ऑब्सोलीट एंड रिजिड रूरल अर्बन लेंस। कह रहा है भारत अभी भी जारी है, कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू करना, जारी रखना। और क्या देखना जारी रखता है, व्यू करना जारी रखता है अपने चैलेंजेस को, अपनी चुनौतियों को। और किसके जरिए? अपनी चुनौतियों को भारत एक ऐसे लेंस के थ्रू देखता है, एक ऐसे शीशे के थ्रू देखता है। लेंस समझते हैं ना, शीशा जिसमें आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं। कह रहा है वो लेंस है एक ऑब्सोलीट और रिजिड अर्बन रूरल वाला। हमने लेंस में अर्बन रूरल की सेटिंग लगा रखी है, या तो चीज़ें हमें अर्बन दिखती हैं या रूरल दिखती हैं, या तो गांव वाली या शहर वाली। और हमारा लेंस बड़ा रिजिड है, बड़ा अडियल है, बड़ा कठोर है, और ऑब्सोलीट भी हो चुका है, चलन से बाहर हो चुका है, बाबा आदम के ज़माने का है। तो आजकल समस्याएं गांव और शहरों की नहीं है, मिक्स्ड होती हैं। कुछ गांव ऐसे लगेंगे जो शहरों की तरह हैं, आप उनको गांव बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपका लेंस भी कुछ ऐसा हो जो गांवों और शहरों को एक साथ कनेक्ट करके देखता हो, तभी चैलेंजेस को आप देख पाएंगे। समझ गए सेंटेंस को? थोड़ा गहरा सेंटेंस था। इंडिया सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इसकी वर्ब है। टू सी अ व्यू थ्रू अ लेंस, LENS है ना। लेंस का मतलब हो गया, यहाँ पे वैसे कोई लेंस नहीं है, यहाँ नज़रिए की बात हो रही है। जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हैं आप उसको उसी लेंस से व्यू करते हैं। तो सी थ्रू अ लेंस या व्यू थ्रू अ लेंस, किसी नज़रिए से किसी चीज़ को देखना। रिजिड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो, हार्ड हो, अडियल हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ना हो। और ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चलन से बाहर हो गया हो, जो आर्केइक हो, आउटडेटेड हो, एंटिक्वेटेड हो। अब ये लेंस जो वर्ड आपने देखा, इस पे 4 बनती हैं इडियम्स। एक साथ देख लोगे तो दिमाग के कोने में रहेंगी। जैसे पहली इडियम है सी थ्रू अ डिफरेंट लेंस, किसी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना। टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं सर आप हिंदी लिख दिया करो। हिंदी बहुत मुश्किल होता है लिखना, भी मैं लिखने दिखाऊंगा ना आपको। ये हिंदी लिखूंगा मैं, नजरिया, तो बड़ा, समझ रहे हो ना, टेढ़ा काम हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हिंदी बोल देता हूँ और इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। तो सी थ्रू अ डिफरेंट लेंस, अलग नज़रिए से देखना, टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर कोई चीज़ अंडर द लेंस है तो उस चीज़ को एग्जामिन किया जा रहा है। जैसे आप कोई चीज़ ले लेते हो, कोई वायरस, कोई ऑर्गेनिज्म, उसको लेंस के नीचे देखते हैं ना प्रयोगशाला में, लेबॉर्ट्री में जो साइंटिस्ट होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ अंडर द लेंस होती है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। अगर आपकी भूमिका किसी मामले में अंडर द लेंस है तो मतलब आपकी रोल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उस पर जांच चल रही है।
अगर कोई चीज़ अंडर अ क्लाउड होती है, क्लाउड मतलब बादल, अगर कोई चीज़ अंडर अ क्लाउड होती है तो इसका मतलब होता है वो चीज़ शक के दायरे में है। टू बी अंडर सस्पिशन, कहते हैं ना इस पे शक के काले बादल हैं, तो वो काला बादल ही है यहाँ पे क्लाउड। अगर कोई चीज़ अंडर अ क्लाउड है तो शक के दायरे में है। और लास्ट में है अंडर द वेदर, अगर कोई इंसान अंडर द वेदर है दैट पर्सन इज सिक और इल। मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, ये ईडीएम कैसे बनी है, ईडीएम की क्लासेस में करवाई हुई है। चैनल के होम पेज पे जाना, एक एक ईडीएम की कहानी आपको बताइए वो कैसे बनी है ना, चित्रों के साथ में, पिक्चर्स के साथ में। तो ये 4 ईडीएम जो आपने पहले सीखी हुई हैं, इनको रिवाइज कर लेना, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी हैं। बड़े आगे, चलो जल्दी से आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक दे दो, अभी से शेयर दे दो, आपके प्यार की वजह से इन क्लासेस को लाया जा सकता है। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं, इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वो कैब शीट अपनी थोड़ा सा जूम इन कर दूं। पहला वर्ड है आर्केइक, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबा आदम के ज़माने का। अगर कोई लॉ आर्केइक है तो मतलब बहुत पुराना कानून है, अंग्रेज़ों से टाइम का कानून जो आज भी चल रहा है, कई कानून चल रहे हैं ना आज भी पुराने कानून, तो ऐसे आप बाबा आदम के पुरानी चीज़ों को आर्केइक बोलते हैं अंग्रेजी में, ओल्ड फैशन बोल सकते हैं। और आर्केइक को आप ऑब्सोलीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्सोलीट वो चीज़ है जो चलन से बाहर हो रही है। जैसे टाइपराइटर्स, अब कंप्यूटर का ज़माना है, प्रिंटर का ज़माना है ना, तो कौन टाइपराइटर यूज़ करेगा भाई? फ़ोन का ज़माना है तो कौन पेजर यूज़ करेगा? तो ऐसी चीज़ें जो चलन से बाहर होती जा रही हैं, दे आर ऑब्सोलीट। यू हैव सीन दिस वर्ड ऑब्सोलीट इन द आर्टिकल टुडे, आपने अभी ये देखा था। सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू शन देयर आर्केइक वेज ऑफ फंक्शनिंग एंड एम्ब्रेस मॉडर्नाइजेशन। कुछ सरकारी विभागों को, डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत है शन करने की, त्याग करने की, अपने आर्केइक तरीकों को, चलन से बाहर हुए बाबा आदम के ज़माने के तरीकों को। और ये तरीके किसके हैं? वो हैं फंक्शनिंग के, यानी कामकाज के। और इनको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है आधुनिकता को, मॉडर्नाइजेशन को। बहुत पुराने काम करने के तरीके आपको सरकारी डिपार्टमेंट में मिलेंगे। अगर आप कभी काम करेंगे ना गवर्नमेंट में तो आपको पता लगेगा, आपको हंसी आएगी कि अखबारों में भारत को कैसे दिखाया जाता है और सरकार वास्तव में कितने पुराने ढर्रे पे काम कर रही है। तो आर्केइक वर्ड आर्टिकल में आ चुका है। ये दूसरा जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, एम्ब्रेस करना, ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, और एम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को जकड़ लेना, पकड़ लेना, गले लगा लेना, या इसको बोलते हैं अपना लेना। ये वर्ड भी आगे आएगा, मैं पहले ही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए अगला वर्ड है अपने पास, रिगरस। देखिए रिगरस वर्ड बना है रिगर से, और रिगर का मतलब होता है जी कड़ापन, स्ट्रिक्टनेस। तो रिगरस का मतलब हो गया कड़ा या स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट और बर्डनसम। जैसे हिटलर के टाइप का डिसिप्लिन हो। मोहब्बतें फिल्म में जो अमिताभ बच्चन थे वो बड़े रिगरस थे ना, एकदम डिसिप्लिन वाली चीज़ों को बोलते हैं रिगरस। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। सैनिक स्कूल अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, दे आर नॉन। चलिए इसको स्ट्रिंजेंट, रिजिड भी बोलते हैं। आप ये रिजिड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए रिजिड को अडियल भी बोल सकते हैं ना, जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा कड़ा हो। अडियल भी वही होता है जो मानने को तैयार ना हो। अगला वर्ड अपने पास ट्रांसपायर। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, नया वर्ड होगा आपके लिए, पर बड़ा कॉमन है। ट्रांसपायर वर्ड का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, जो हिंदी में बोलते हैं ना अकर होना, टेक प्लेस करना। अंग्रेजी में मतलब नॉर्मल हिंदी में अकर हो गया और अच्छी अंग्रेजी में ट्रांसपायर हो गया। ट्रांसपायर वर्ड का एक और मीनिंग भी है, किसी चीज़ का सबके सामने आना, किसी राज के ऊपर से पर्दा हटना। तो ये दूसरा मीनिंग कभी कभी यूज़ होगा, वैसे आज नहीं यूज़ हुआ। What actually transpired in Arushi case is still a mystery.
जो चीज़ सच में ट्रांसपायर हुई, जो घटना सच में घटित हुई, आरुषि के केस में आज भी वो एक मिस्ट्री है, एक राज है। ठीक है, तो ट्रांसपायर वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हैपन, कम अबाउट करना, अनफोल्ड करना भी बोलते हैं। किसी चीज़ का घटित होना, अनफोल्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वैसे इसको याद रखना हो तो बड़ा आसान है। कोई चीज़ है जिसमें तह लगी हुई हैं, एक एक करके उसकी तह खुल रही हैं। जब तह लगी हैं तो वो फोल्डेड है, और जब तहें खुल रही हैं, उसकी लेयर्स खुल रही हैं, तो वो अनफोल्डेड हो रहा है। तो एक एक करके बोलते हैं ना, चीज़ों की तह खुलना, किसी घटनाक्रम का घटित होना, अनफोल्ड होना। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड अपने पास आज का, इंटरट्वाइंड। देखिए, ट्विन होते हैं दो, जोड़ी। अगर कोई चीज़ ट्वाइंड है तो मतलब जोड़ी बना के बस बनी हुई है, और अगर वो इंटरट्वाइंड है तो वो जोड़ी ऐसे बनी हुई है जैसे वो चीज़ें गुथी हुई हों। समझ पाए नहीं समझ पाए? थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जैसे वर्ड बना वैसे बताएं आपको। अगर दो चीज़ें गुथ जाएं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं, तो वो होती हैं इंटरट्वाइंड। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके हेडफोन्स, वो वायर वाले जो पहले यूज़ करते थे ना अपने, उसके दोनों कान फंस जाते थे आपस में। इंटेंगल होना भी बोलते हैं इसको, इंटरट्वाइंड होना, इंटरकनेक्टेड होना भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड एम्प्लॉयमेंट आर क्लोजली इंटरवाइंड। जो समस्याएं हैं क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी और अपराध की, वो बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरवोवन है। तो ये वर्ड इंटरट्वाइंड नया आपके लिए, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है एम्ब्रेस। बड़े अच्छे से आपको समझा दिया था ऊपर अभी। किसी चीज़ को अपना लेने को, गले लगा लेने को एम्ब्रेस करना बोलते हैं। आपने अपने दोस्त को गले लगाया ना, तो वो भी एम्ब्रेस किया। और अगर आपने कोई नया तरीका अपनाया जीवन में किसी काम को करने का, किसी नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया, तो आपने उस टेक्नोलॉजी या तरीके को भी एम्ब्रेस किया। ठीक है, तो फिजिकली गले मिलो या वैसे अपना लो, एम्ब्रेस कर लो। द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलार एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है गले लगाने की, अपना लेने की, सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से। एम्ब्रेस को स्पाउस करना भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स समझाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ये वर्ड आ रहा है आजकल। स्पाउस यानी आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ। अगर किसी को हस्बैंड वाइफ बना रहे हो तो अपने आप ही आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, गले लगा रहे हो या अपना रहे हो। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दे। देखिए, आज से 40-50 साल पहले गांव और शहर जो है ना, काफ़ी अलग हुआ करते थे, और भारत हुआ करता था 70% से ज़्यादा रूरल और 30% के आसपास अर्बन। लेकिन ये बात है 50 साल पुरानी। अब क्या हो गया? अब वैसे तो गांव हमारे 50% से ज़्यादा हैं, लेकिन गांवों में जाओगे तो आपको बहुत गांवों वैसी फीलिंग नहीं आएगी। एकदम इंटीरियर में चले गए, हिंटरलैंड में चले गए, तब तो अलग बात है। कच्चे घर भी आपको मिलेंगे जंगल वंगल के अंदर। लेकिन वैसे जो हमारे गांव है, एकदम पक्के मकान, सड़कें भी बनी हुई हैं अच्छे से ग्राम सड़क योजना में। ओवरऑल जो है वो गांव शहरों जैसे ही हैं, बस उनका नाम गांव पड़ा हुआ है। तो आजकल क्या है जी, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गांवों और शहरों के हिसाब से अलग अलग नहीं बन सकती, एक ही बनेंगी। ये बड़ा शहर है लखनऊ या अहमदाबाद, इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे पंचायतें हैं, वो लखनऊ का ही पार्ट है। ऑलमोस्ट लखनऊ जैसा ही आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसलिए अहमदाबाद लखनऊ के साथ साथ आपको आसपास के एरियाज़ को भी इकट्ठा करके ही प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग आज भी सरकार की सोच से गायब है। वही 1960-70 वाली सोच से गांवों के हिसाब से अलग प्लानिंग करती है, शहरों के हिसाब से अलग प्लानिंग करती है। तो बस आज की टोन यही है, एनालाइज करके बता रहा है भाई, सही प्लानिंग रखो, वक्त के साथ आपको बदलना होगा। शुरू करते हैं। इंडियाज सो कॉल्ड अर्बन सेंचुरी इज अनफोल्डिंग बिफोर आवर आइज। कह रहे भारत की जो सो कॉल्ड अर्बन सेंचुरी है। देखिए, अर्बन सेंचुरी मतलब वो सेंचुरी जिसमें भारत अर्बन हो जाएगा, शहरों से, रूरल एरियाज से गांवों की तरफ बस जाएगा। और सो कॉल्ड का मतलब होता है ऐसी कही जाने वाली, कथित तौर पे कही जाने वाली। तो भारत की जो कथित तौर पे कही जाने वाली अर्बन सेंचुरी है, वो अनफोल्ड कर रही है, धीरे धीरे घटित हो रही है, हैपन या अकर हो रही है। और कहाँ? हमारी आंखों के सामने, बिफोर आवर आइज। करे लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, बट वी माइट स्टिल बी स्टक इन द ऑब्सोलीट माइंडसेट्स ऑफ ट्रीटिंग इश्यूज एज आइदर रूरल और अर्बन। कह रहे लेकिन हम फिर भी अभी भी स्टक हो सकते हैं, फंसे हुए हो सकते हैं उस ऑब्सोलीट माइंडसेट में, उस बाबा आदम के ज़माने के माइंडसेट में, जो है ट्रीट करने का इश्यूज़ को, मामलों को, या तो गांव जैसा या शहर जैसा। तो हम वैसे तो अर्बन सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद 20-30% ही गांव बचेंगे, बाकी सब शहर बन जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी पुराने वाले ही धर्रे पे चलता है, जिसमें या तो हम चीज़ों को शहरी देखते हैं या उनको ग्रामीण तरीकों से देखते हैं।
अब देखो डैश लगा के इसने एक नई बात कर दी, कह रहा है जी न्यूज़ फ्लैश दे आर इंटरट्वाइंड। न्यूज़ फ्लैश का मतलब होता है ब्रेकिंग न्यूज़। कह रहा है जी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, ये दोनों चीज़ें, ये सारे इश्यूज रूरल और अर्बन ये इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। समझ गए ना, सरकार से कह रहा है कि आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप गलत चल रहे हो, दोनों इश्यूज एक जैसे ही हैं, कनेक्टेड है। चलिए सेंटेंस सिंपल है, अर्बन सेंचुरी, वो सेंचुरी जिसमें भारत पूरा अर्बन हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। वर्ब है इसकी अनफोल्डिंग, अनफोल्ड करना, ट्रांसपायर करना, हैपन करना, अकर करना, टेक प्लेस करना, किसी घटना का घटित होना। वी की वर्ब है माइट स्टिल बी, हम हो सकता है अभी भी हों, वी माइट स्टिल बी। स्टक यानी फंसे हुए किसी चीज़ में, मायर्ड किसी चीज़ के अंदर उलझे हुए, है ना। न्यूज़ फ्लैश मैंने आपको बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ को बोलते हैं। कह रहा है जी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, देखिए वर्ब है आर। इंटरट्वाइंड होना, एंटवाइंड होना, इंटरकनेक्टेड होना, एंटेंगल्ड होना, दो चीज़ों का एक साथ गुथा हुआ होना। चलिए सो कॉल्ड मैंने आपको बताया कथित तौर पे, इसको सपोज्ड, एलेस्ड, परपोर्टेड, है ना, इन वर्ड से भी बताया जा सकता है। कह रहा है द मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज बट ऑल्सो इन फ्रिंजेस ऑफ आवर मेजर अर्बन सेंटर्स। कह रहे जो बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफिक शिफ्ट मतलब ऐसा बदलाव जो डेमोग्राफी से या पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, आबादी से रिलेटेड हो। और वो बदलाव क्या आपको भी बता दूंगा मैं। कह रहे जो आबादी में बड़ा बदलाव आ रहा है, डेमोग्राफिक शिफ्ट आ रहा है, वो हैपन कर रहा है, अकर कर रहा है, ना केवल टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, टीयर 2 टीयर 3 मतलब मेट्रो सिटीज़ के नीचे के शहर, छोटे शहर। कह रहे जी बल्कि उन फ्रिंजेस में भी, उस परिधि में भी, उस बाउंड्री में भी है जो हमारे मेजर अर्बन सेंटर्स की है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो हो ही रहा है भाई, जो काम बेंगलोर में हो रहा है वही काम जो है आपको जोधपुर में भी मिल जाएगा। टीयर 2 सिटी है या टीयर 3 सिटी है, बीकानेर में भी मिल जाएगा, वहाँ तो हो ही रहा है। लेकिन आपको जोधपुर के, बीकानेर के बाहर जो बड़े बड़े गांव है ना, वहाँ भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे मेजर अर्बन सिटीज़ की फ्रिंजेस में। फ्रिंज क्या होती है? किसी चीज़ की परिधि, बाउंड्री। सिटी के बाहर जो गांव है उसकी परिधि है, फ्रिंज पे होते हैं। चलिए डेमोग्राफिक शिफ्ट की वर्ब है इज हैपनिंग, फ्रिंज मैंने आपको समझा दिया। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब ये होता है चेंज इन पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए यंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, काम करने वाले लोग अचानक से ज़्यादा हो गए, तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है। या फिर अचानक से पढ़ी हुई पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, लिटरेसी बढ़ी, तो ये भी डेमोग्राफिक शिफ्ट है। तो इस तरीके से आप डेमोग्राफिक शिफ्ट पॉपुलेशन में आने वाले बदलावों को कहते हैं। कह रहा है जी येट आर पॉलिसीज कंटिन्यू टू ड्रॉ अ हार्ड लाइन बिटवीन रूरल एंड अर्बन। कह रहा है फिर भी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो जारी हैं आज भी एक हार्ड लाइन को ड्रॉ करना, एक मजबूत लाइन को खींचना। और ये हो रही है अर्बन और रूरल के बीच में, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में। और ये सारा काम कैसे हो रहा है? क्रिएटिंग अ मेस इन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट करते हुए एक मेस को, एक गड़बड़ को हमारी प्लानिंग में और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। पॉलिसीज़ की वो है कंटिन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं आप, ढांचा, हमारी रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, सड़कें, है ना। चलिए मेस वर्ड के कई मीनिंग्स हैं। जहाँ पे आप हॉस्टल में खाना बनता है, आपका खाना खाते हो, वो भी मेस होती है। हॉस्टल में जाते हो ना, खाना वाना मिलता है जहाँ, कई बार हॉस्टल ना हो तो कोई डॉर्मिटरी हो, है ना, इस तरह का। और वैसे मेस वर्ड का मीनिंग होता है एकदम सब गड़बड़ हुई होती है ना, आसपास सब मामला बिखरा हुआ होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेस। दोनों मीनिंग ये वर्ड रखता है। चलिए एग्जाम्पल देगा, कह रहा है टेक अमृत, द गवर्नमेंट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, इट फंड्स लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 cities but ignores the 23,000 urban villages and census towns that hug these towns। कह रहा है जी एग्जाम्पल के लिए अमृत स्कीम को ले लो, फुल फॉर्म देख लेना इसकी। कह रहा है जी एग्जाम्पल लो इस स्कीम का, अमृत का। ये क्या है? ये सरकार का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को सुधारने का प्रोग्राम है। कह रहा है जी ये फंड करता है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में से पैसा निकलता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। लिक्विड वेस्ट आप समझते हैं ना, गंदे पानी की मैनेजमेंट का, जो कहाँ हो रहा है? 500 सिटीज़ में, भारत के 500 शहरों में। कह रहा है लेकिन ये प्रोग्राम इग्नोर करता है 23,000 अर्बन विलेजेस को, शहर जैसे गांवों को, और सेंसस टाउन्स को, हमारी जनगणना में आने वाले कस्बों को, जो हक करते हैं, जो चिपके हुए होते हैं हमारे इन टाउन से, है ना, इन विलेजेस से। समझ गए? तो ये अमृत स्कीम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 500 शहरों की बात करती है। भारत में 500 शहर नहीं है, शहर बहुत हैं, बहुत सारे अर्बन विलेजेस हैं, शहर जैसे गांव भी हैं, है ना, और छोटे छोटे टाउन्स भी हैं, शहर की श्रेणी में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं, जो इन
500 के आसपास है, इनको हक करते हैं, इनको गले मिले हुए लगे हुए हैं। हक करना यानी किसी चीज़ से गले लगना, चिपका हुआ होना। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। वर्ब है यहाँ पे टेक, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको एक ऑर्डर, कमांड या सजेशन दिया जा रहा है, आप ही टेक करेंगे अमृत को, आप ही इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो इसलिए यू जो है यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट होगा। यू टेक अमृत एज एन एग्जाम्पल, है ना, तो यू यहाँ पे अंडरस्टूड है। इट की वर्ब है फंड्स, दूसरी वर्ब है इग्नोर। इट आया है अमृत स्कीम के लिए। कह रहा है जी, सवाल पूछ रहा है, सो वेयर डज देयर वेस्ट गो, तो कहाँ इन सब का वेस्ट जाएगा, इन 23,000 विलेजेस का वेस्ट जो है, गंदा पानी जो है, ये कहाँ पे छोड़ेंगे, कहाँ गिराएंगे इसको पानी को। सवाल पूछा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है जी, अपेरेंटली नो वन केयर्स। अपेरेंटली यानी जाहिर तौर पे, साफ तौर पे कोई भी केयर नहीं करता है, किसी को भी परवाह नहीं है। सरकार ने स्कीम बनाई, 500 शहरों की सफाई की, बाकी सब सरकार को ज़्यादा परवाह है नहीं, कौन यहाँ पे गंदगी, है ना, कैसे गंदगी यहाँ पे साफ होगी। कह रहा है जी, केरला विच इज़ 90% अर्बन गेट्स लेफ्ट आउट बिकॉज इट्स अर्बन विलेजेस डू नॉट फिट द नीट ब्यूरोक्रेटिक कैटेगरीज। कह रहा है जी, केरला है जो 90% अर्बन है, 90% केरला शहरी है, 10% ही वहाँ गाँव है। कह रहा है जी, वो केरला अपने आप ही लेफ्ट आउट गेट हो जाता है, इस स्कीम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसके जो विलेजेस हैं, अर्बन विलेजेस, गांव, शहर जैसे बने हुए गांव, वो फिट ही नहीं करते हैं इन साफ या नीट ब्यूरोक्रेटिक कैटेगरीज में, या इन ऑफिसर्स की, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो कैटेगरी बनी हुई है इसमें। भैया आप शहरों के लिए स्कीम बना रहे हो, 500 बड़े शहरों के लिए, आपको पता लगा कि केरला तो पूरा ही शहरी है, लेकिन उसके गांव जो है वो शहरों जैसे हैं, अत्याधुनिक मॉडर्न गांव हैं, तो आपकी कैटेगरी में वो गांव तो आए नहीं, क्योंकि आप उनको अभी भी गांव मानते हो, हैं वो शहरी। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग के अंदर केरला तो पूरा ही रह गया। केरला की वर्ब है गेट्स लेफ्ट आउट यानी बाहर रह जाना। विच आया केरला के लिए, विच की वर्ब है इस। अर्बन विलेजेस की वर्ब है डू नॉट फिट। कभी आप केरला जाएंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, कभी घूम के आना केरला, जीवन में मौका मिले तो आपको फील होगा कि अलग ही तरह का भारत है ये, मतलब चलो जाओगे तब आप इस चीज़ को फील करोगे। कह रहा है, इट इज़ लाइक ट्राइंग टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स विद 1950s थिंकिंग। कह रहा है, ये बिल्कुल वैसा है कि आप ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करना समस्याओं को जो मॉडर्न हैं, आज के ज़माने की हैं, और कैसे 1950 की थिंकिंग से, जब देश आज़ाद हुआ था। चलिए, सिंपल सेंटेंसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाता हूँ। चलो पहले उसी को देख लेते हैं। ये जो सवाल पूछा हुआ आपसे, वेयर डज देयर वेस्ट गो, सवाल पूछा हुआ ना, क्वेश्चन मार्क है। क्या आप सवाल पूछे जाने वाले सेंटेंसेस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं? देखिए, सवाल पूछा जाता है जनरली WH वर्ड को यूज़ करके, इसके अलावा भी तरीके हैं सवाल को पूछने के। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ, है ना, तो वो तरीका तो है ही। इसके अलावा जो WH वर्ड यूज़ करके सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। वेयर, वाई, व्हेन, हु, हाउ, व्हाट, ये सारे हैं WH वर्ड्स। WH से शुरू हो रहे हैं ना, हाउ को छोड़ दो, बाकी सभी WH से शुरू हो रहे हैं, तो ये सवाल पूछने के लिए। वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, और व्हाट मतलब क्या। तो ध्यान रखना है, जब भी सवाल पूछे जाएं इन वर्ड्स को यूज़ करके, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले होगी। लेकिन ये वर्ड्स जब सेंटेंस के बीच में आते हैं और सेंटेंस में सवाल नहीं पूछ रहे होते, उस केस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाना है। अब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ के। व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो क्या समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। सवाल पूछा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में WH वर्ड भी आ रहा है, व्हाट भी आ रहा है। अब ध्यान क्या देना है, जैसे ही सवाल पूछा हुआ आपने देखा और शुरू में व्हाट को देखा, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, वॉज को उठाना है, और ही से यानी सब्जेक्ट से पहले रख देना है। अब ये सेंटेंस पूरा सही बना। वट वॉज ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अगर ऐसा बोलेंगे तब सेंटेंस सही बनेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, आई डिडंट अंडरस्टैंड वट वॉज ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं समझ नहीं पाया क्या वो एक्सप्लेन करना चाहता था। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, यहाँ एक स्टेटमेंट है, मैं समझ नहीं पाया वो क्या मुझे बताना चाहता था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सवाल थोड़ा ना यहाँ पे, सवाल तो यहाँ था, तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जब ये बीच में आएगा तो ये इन्वर्जन नहीं करना है। तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये गलत हो जाएगा। आप लिखें व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो देखा, यहाँ व्हाट के बाद वाज आ रहा है, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, इतना सेंटेंस पहले वाले जितना ही है, लेकिन यहाँ देखो वाज पहले आया, यहाँ वाज ही के बाद आया। रीज़न क्या है, यहाँ पे व्हाट बीच में आ रहा है और कोई सवाल पूछने की कोशिश नहीं कर रहा।
वैसे ही वाई द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, प्रोजेक्ट देरी से क्यों हुआ। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से यानी प्रोजेक्ट से पहले आएगी। वाई वॉज द प्रोजेक्ट डिलेड, ऐसा आपको लिखना चाहिए। लेकिन शी कुंड एक्सप्लेन द रीजन वाई वॉज द प्रोजेक्ट डिलेड, वो हमें नहीं समझा पाई वो कारण जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ था। वाई अब बीच में आ रहा है, यहाँ पे सवाल नहीं पूछा हुआ। इस वॉज को आपको प्रोजेक्ट से पहले नहीं रखना है बल्कि इसके बाद में रखना है। आप लिखेंगे वाई द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। एक सेंटेंस और करवा रहा हूं, व्हाट ही वांटेड, वो क्या चाहता था। व्हाट ही वांटेड, वो क्या चाहता था, सवाल पूछा हुआ है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ लिख देंगे व्हाट डिड ही वांट। डिड और डू के साथ में आपको पता है वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, तो मुझे वांटेड को वांट बनाना पड़ा। व्हाट डिड ही वांट मुझे ऐसा लिखना चाहिए। सवाल पूछा हुआ है वो क्या चाहता था, व्हाट डिड ही वांट। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड वांट, मैं समझ ही नहीं पाया वो क्या चाहता था। व्हाट डिड ही वांट, तो ये व्हाट डिड यहाँ ठीक है, लेकिन व्हाट डिड यहाँ गलत होगा। इस डिड को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस के बीच में व्हाट आ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, सवाल नहीं पूछ रहा है। व्हाट ही वांटेड लिखना होगा, ठीक है। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांटेड, डिड को निकाल दो। अब डिड वांट मत लिखो, यहाँ वांटेड ही लिखो। डिड की जरूरत आपको तब पड़ती है जब उसको अलग से बाहर निकालना जरूरी हो। चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्लास वर्क, इजी कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन सिंपल है। भाई इजी होना सिंपल होना दो अलग चीज़ें हैं ना। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, इजी नहीं है। एक बार ट्राई दे लो इसको। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करना हाउ जो है वो कैसे ट्रीट किया जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। आराम से करो, क्लास वर्क है। क्वेश्चन का आंसर डालो कमेंट सेक्शन में, सही होगा गलत होगा मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने की, ठीक है, डालना कमेंट्स में। इसी कॉन्सेप्ट का एक एडवांस फॉर्म भी था जो आज आपको नहीं करवा रहा। ये 4 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट डज मेक यू हैप्पी, हु टोल्ड यू दिस, हु डिड टेल यू दिस। इन सेंटेंसेज में इन्वर्जन नहीं करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस भी गलत है और फोर्थ सेंटेंस भी गलत है। ये करवाऊंगा आपको अलग से किसी क्लास में कि कभी कभी WH वर्ड्स के बाद में, खास करके व्हाट और हु के बाद में, इन्वर्जन कब नहीं करना है। सवाल पूछा हुआ है लेकिन फिर भी इन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट लगेंगे, अलग से करवाऊंगा। चलिए अब आ जाओ, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ग्रामर में ज़्यादा टाइम लग गया आज। कह रहा है जी, मीनवाइल स्वच्छ भारत मिशन इन इट्स अर्बन एंड रूरल अवतार्स इज चेजिंग द सेम गोल्स। कह रहा है जी, इसी के चलते मीनवाइल जो SBM है, स्वच्छ भारत अभियान, अपने अर्बन और रूरल अवतार में, शहरों में अलग चल रहा है, गाँवों में अलग चल रहा है। कह रहा है जी वो भी चेज कर रहा है सेम गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी दोनों जगह सेम है। बट कैन नॉट सीम टू वर्क टुगेदर, लेकिन वो साथ में काम नहीं कर पा रहा है। शहरों का SBM और गांवों का SBM बिल्कुल अलग थलग तरीके से चल रहे हैं। SBM स्वच्छ भारत अभियान आप समझते हैं, वर्ब है इसकी चेजिंग, दूसरी वर्ब है कैन नॉट सीम। कह रहा है जी, वाई नॉट बिल्ड जस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स फॉर पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज। कह रहा है जी, क्यों बिल्ड ना करो, क्यों ना बनाओ जॉइंट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को शहरी और मतलब पेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जहाँ पे गंदे पानी को, गंदे कचरे को साफ़ किया जाता है। कचरे को इंसिनरेट कर देंगे, जलाएंगे नहीं, उसको इंसिनरेट कर देंगे, धुआं भी नहीं निकलेगा, और गंदे पानी को फिल्टर कर देंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इनको, STP। कह रहा है जी, आप इतना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, शहर के बाहर बसे हुए अर्बन्स को और रूरल एरियाज़ के लिए भी जॉइंट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स एक साथ क्यों नहीं बनाते हो। सवाल पूछा हुआ यहाँ पे। कह रहा है जी, पेरी अर्बन मतलब जो पेरीफ्री पे है, एकदम शहर की परिधि पे है, बाउंड्री पे। कह रहा है जी, इंस्टेड वी गेट सिलॉड पॉलिसीज ट्रीटिंग गार्बेज एज इधर अ सिटी थिंग और अ विलेज थिंग। कह रहा है जी, इसके बजाय हमें सिलॉड पॉलिसीज मिलती हैं। देखिए, साइलॉड वर्ड का मतलब होता है अलग थलग। आपने वो साइलो देखे होंगे बड़े बड़े अनाज के, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको, गूगल पे शायद मिल जाए। अनाज उनमें अलग अलग करके रख दिया जाता है ताकि वो 6-8 महीने तक ख़राब नहीं हो, और एकदम वो साइलो के अंदर बिल्कुल आपको हवा पानी कुछ नहीं जाएगा, एकदम सही रहेगा अनाज। तो वो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं साइलो। कह रहा है जी, वैसी ही बड़ी बड़ी अलग थलग पॉलिसीज़ हमें मिलती हैं सरकार की तरफ से, जो गार्बेज को, कचरे को ट्रीट करती हैं, या तो एक शहरी थिंग के तौर पे, या एक ग्रामीण थिंग के, या विलेज थिंग के तौर पे। कह रहा है जी, स्पॉइलर, ट्रैश डज नॉट केयर अबाउट ज्योग्राफी। कह रहा है आपके लिए स्पॉइलर ये है, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, अंदर की बात ये है कि कचरा जो है, ट्रैश या गार्बेज, वो केयर नहीं करता है, उसको कोई परवाह नहीं है ज्योग्राफी की। गांव से निकला है या शहर से निकला है, कचरा तो कचरा है, आपको दोनों को ट्रीट करना आना चाहिए। समझ गए।
चलिए देखिए, ये होते हैं साइलोज, बड़े बड़े ये सिलेंडर से देख रहे हो ना, जिसमें अनाज को एकदम एयर टाइट करके रख देते हैं ताकि वो कई महीनों तक ख़राब ना हो। तो ये अलग थलग कर देते हैं चीज़ों को बिल्कुल हवा पानी से, साइलो। और वहीं से आपने वर्ड निकाला हुआ है साइलोड, साइलो हुई पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ जिनको अलग थलग करके आपने रखा हुआ है। चलिए, कह रहा है जी देन देयर इज़ द गवर्नेंस मेस। कह रहा है जी इसके बाद में गवर्नेंस की भी मेस है। गवर्नेंस यानी प्रशासन, मेस यानी गड़बड़ी। प्रशासन की भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं देश के अंदर। आर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ डिज़ाइंड टू ब्रिज रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस आर नाउ जस्ट रबर स्टैम्प्स। कह रहे हैं हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ है, एक ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जिला आयोजन शाखा है ना, या जिला आयोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। इसमें एक डीपीओ नाम का ऑफिसर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। कह रहा है ये जो बड़े महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं डीपीसी के, जिनका डिज़ाइन बनाया गया है या जिनको गढ़ा गया है, डिज़ाइन किया गया है कि वो रूरल और अर्बन गवर्नेंस को ब्रिज करें, शहरी और ग्रामीण प्रशासन के बीच में पुल का काम करें। कह रहा है ये सिर्फ रबर स्टैम्प्स हैं, सिर्फ औपचारिकता हैं, मतलब स्टैंप लगाने का काम है इनका, फॉर्मेलिटी का काम है, कुछ काम ये एक्स्ट्रा करते नहीं हैं। और ये स्टैंप किसके लिए हैं? फॉर द डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट की ब्यूरोक्रेसी के लिए, जिले के प्रशासन के लिए। तो कलेक्टर साहब ने, डीडीओ साहब ने जो कह दिया वही डीपीओ कर देगा, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाएगा कि मुझे गांवों और शहरों को कैसे बराबर लाना है। सिर्फ कलेक्टर साहब के फैसले पे रबर स्टैंप लगाने का काम करता है डीपीसी कमेटी का चेयरमैन। चलिए, डीपीसी सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, रबर स्टैंप मैंने आपको समझाया। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देख लेना, नौकरशाही को बोलते हैं, है ना, अफसरगिरी, जो अफसरशाही है इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। कह रहा है जी एंड डोंट इवन गेट स्टार्टेड ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा है जी यहाँ तक कि स्टार्ट भी मत करना, शुरू भी मत करना, बातचीत को प्रारंभ भी मत करना फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे। ये आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है अभी, है ना, ग्राफ बना के छोटा सा। कह रहा है जी इसकी तो बात भी मत करो, डोंट इवन गेट स्टार्टेड ऑन दिस थिंग। अच्छा क्यों? कह रहा है इट इज़ ए पाइप ड्रीम। ये जो बात है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एक पाइप ड्रीम है, एक ख्याली बुलाव है। और कैसे? इन टुडेज ओवर सेंट्रलाइज लैंडस्केप, आजकल के ज़रूर से ज़्यादा सेंट्रलाइज हुए बैकग्राउंड में, लैंडस्केप में। तो ये आपको समझा देते हैं फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो, जब भी पैसा आता है ऊपर से नीचे खर्चा होने के लिए, पैसा आता है किसी पावर से, चाहे तो वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो। स्टेट जब भी पैसा बांटेगी तो राजस्थान में जैसे उदयपुर में क्या करना है, जयपुर में क्या करना है, जोधपुर में क्या होगा, बीकानेर में क्या होगा, ये एक्चुअल में डिसाइड करना चाहिए इन शहरों के प्रशासनों को। और इन शहरों में भी जो इनके नीचे की पंचायतें हैं वहाँ के सरपंचों को डिसाइड करना चाहिए, या शहरों में जो वार्ड मेंबर्स हैं, पार्षद बोलते हैं, उनको डिसाइड करना चाहिए अपनी लोकल ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ये होता नहीं है हमारे देश में। स्टेट में सीएम साहब और सेंटर में पीएम या उनका जो मंत्रालय है वही ज़्यादातर डिसाइड करता है कहाँ पे क्या होगा। ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस। बहुत गलत बात है, करप्शन को इससे बढ़ावा मिलता है। ऊपर वाले जब तक पैसा छोड़ेंगे नहीं नीचे, और नीचे वालों को ताकत नहीं देंगे कि तुम अपने हिसाब से खर्च करो, अपनी ज़रूरत देखो, अपने हिसाब से जो चाहिए वो लेकर के आओ, तब तक ये करप्शन भी कम नहीं होता और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हमारे देश में नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमेशा फाइनेंशियली डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल यूज़ होता है। आप यूएस यूके में देखेंगे, लोकल बॉडीज़ के पास में, मेयर के पास में बहुत पावर होती है डेवलपमेंट करने की। हमारे पास में इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ पे सारा पैसा ऊपर रखा जाता है जानबूझ के कि हम ही खर्चा करें और हम ही इसमें से 4 पैसे कमा लें, है ना, ये रीज़न है। तो कह रहा है ये तो एक पाइप ड्रीम है, ख्याली बुलावा है डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी तो हमारे देश में बात भी मत करना। समझ गए मेरे ख्याल से सेंटेंस? ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पढ़ने से मीनिंग नहीं निकलेगा, खाली आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ। अब ये पाइप ड्रीम क्या होता है? ख्याली बुलाव, एक ऐसा सपना जो ऐसा आदमी देख रहा है जिसने अफीम की पाइप अपने मुंह में ले रखी है। पहले के ज़माने में लोग ये ओपियम, मॉर्फिन, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करते थे। तो नशेड़ी आदमी, अफीम पीने वाला, उसके सपने कैसे होंगे, समझ रहे ना? तो वो पाइप से निकला हुआ ड्रीम होता है पाइप ड्रीम, एक ऐसा होप जो आपको लगता है होगी पूरी लेकिन कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, अनरियलिस्टिक सा सपना। पाइप ड्रीम से मिलने वाली 5 इडियम्स हैं, फटाफट 5 करवा देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो है विशफुल थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जिसमें आप कुछ विश कर रहे हैं कि ये हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, है ना। तो ये होती है विशफुल थिंकिंग, बिल्कुल इसका सिनोनिम है अ होप दैट इज अनलाइकली टू रियलाइज, है ना। फिर है ब्लू स्काई थिंकिंग और आइवरी टावर। ये दोनों ऐसी थिंकिंग है जो
ज़मीनी हकीकत से दूर हैं, थियोरेटिकली ऑन पेपर हैं। आप बड़े बड़े ख्याली पुलाव बना रहे हो, दिमाग में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप समाज की रियलिटी से अगर कटे हुए हैं तो आप आइवरी टावर में बैठे हैं या फिर ब्लू स्काई थिंकिंग करते हैं। फिर है जी पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है या एक ऐसी होप है जो आपको सच दिखाई जा रही है लेकिन होगी नहीं। इसको हिंदी बोलते हैं सब्ज बाग। ठीक है, सुना होगा ना आपने, वो आजकल ऑप्शंस करूँगा, फ्यूचर करूँगा और धनी आदमी बन जाऊँगा, तो वो पाई इन द स्काई है, सब्ज बाग है जो आप देख करके कुछ गलत काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मून शॉट। मून शॉट एक ऐसा शॉट है जो आपने मून पे मारा है। ये एक ऐसा टारगेट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसका पूरा ना होना लगभग तय है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए खूब मेहनत कर रहे हो। ठीक है, वो कहते हैं ना सितारों की तमन्ना करो चांद तक तो पहुंचोगे नहीं, हालांकि चांद जो है, चांद की तमन्ना करो सितारों तक तो पहुंचोगे ही, हालांकि चांद पहले आता है सितारे बाद में आते हैं, लेकिन फिर भी वही चांद सितारों वाला शॉट है ये। अ हाईली एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव। 15 दिन का काम 15 मिनट में करूंगा, है ना, मून शॉट। तो ये पांचों वर्ड्स इसी तरीके के पाइप ड्रीम से कनेक्टेड है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं। क्लास में रेगुलर रहो, खजाना तो इसी में मिल जाएगा आपको सारा वोकैब का, ग्रामर का, है ना। कह रहे जी वी आर ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल। कह रहा है जी हम कस्प पे हैं, कगार पे हैं, ब्रिंक पे, एज पे या वर्ज पे हैं, ज़्यादा अर्बन होने के बजाय रूरल होने के। बट आर आउटडेटेड पॉलिसीज एंड रिजिड कैटेगरीज आर ड्रैगिंग अस डाउन। कह रहे लेकिन हमारी जो बाबा आदम के ज़माने की आउटडेटेड पॉलिसीज़ हैं, जो कानून हैं, और बहुत अड़ियल सी कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, ये गांव वाला ये शहर वाला, कह रहे ये हमें ड्रैग कर रही हैं नीचे की तरफ। ये चीज़ें हमें नीचे घसीट रही हैं, खींच रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। वी की वो आर ऑन द कस्प ऑफ होना, ब्रिंक ऑफ होना, एज होना, ऑन द वर्ज होना, किसी चीज़ की कगार पे होना। अब ऑन लगेगा, यहाँ ऐट लगा के मैं आपको दे दूँ, फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऐट लगा के इस पर, है ना, गलती नहीं करनी है। ऑन ऑन ऑन। कह रहा है जी इट इज़ टाइम टू रीथिंक द होल अर्बन रूरल डिवाइड्स। वक्त आ गया है, इट इज़ टाइम, फ्रेज याद है ना, इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है कि रीथिंक करें, फिर से ख्याल करें इस पूरी अर्बन रूरल की डिवाइड पे, शहरी और ग्रामीण की खाई पे, और क्या करें, एंड एम्ब्रेस द मेसी रियलिटी ऑफ इंडियाज़ रैपिडली अर्बनाइजिंग फ्यूचर। और एम्ब्रेस करें, अपनाएं या गले लगाएं इस गड़बड़ भरी रियलिटी को, हकीकत को, जो है भारत के बहुत तेज़ी से फैलते हुए, रैपिडली अर्बनाइज होते हुए फ्यूचर की, शहरी होते हुए भविष्य की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेस मिलेगी आपको, अभी 5, 10, 15, 20, 30 साल लगेंगे इसको, इंडिया को प्रॉपर पटरी पे आने के लिए, है ना। तो इस मैसी रियलिटी को एक्सेप्ट करके अर्बन रूरल डिवाइड को छोड़ देना है, इस रिजिड जो है कैटेगरी को, और अपने हिसाब से नई पॉलिसीज़ बनानी है जो शहरी और गाँवों को दोनों का भला करे। इट की वर्ब इज एम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को अपनाना, गले लगाना। चलिए रैप अप करें क्लास को। नया आर्टिकल कुछ ढूंढ के लाया था, है ना, कुछ नई चीज़ आपसे शेयर की जाए। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताया करो कमेंट सेक्शन में। किस तरह के टॉपिक्स आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। जो चीज़ अगर इंटरेस्टिंग लगेगी वो पढ़ोगे ना, तो उसमें आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, ये रीज़न होता है इनको लाने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है ऐसा कह के, ऐसा स्टेट करके कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन अभी भी एक पाइप ड्रीम है, अभी भी एक ख्याली पुलाव है। ऐसा कह के ऑथर ने क्या चीज़ की तरफ इशारा किया, उसका इशारा क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, एक बार खुद से ट्राई दो, मैं करवा दूंगा, पहले आप एक बार खुद से देखो। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इज हाईली डिज़ायरेबल, ये बहुत डिज़ायरेबल है, बट अनलाइकली टू बी अचीव्ड है, लेकिन इसका अचीव होना बड़ा मुश्किल है। क्या ये मानता है? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलरेडी इन प्लेस, ये पहले से ही इन प्लेस है, पहले से ही ये एग्जिस्ट करता है, अपनी जगह पे है, बट रिक्वायर्स मोर पब्लिक सपोर्ट, लेकिन पब्लिक सपोर्ट की इसको ज़रूरत है। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, इसको लाना बहुत ईजी है, बट पॉलिटिशियंस आर अनविलिंग टू मेक द चेंजेस, लेकिन हमारा नेता जो है वो इस चीज़ को लाने का तैयार नहीं है। द करेंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इज सफिशेंट, आज के लेवल का फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा काफ़ी है, सफिशेंट है, एडिक्वेट है। देखो पाइप ड्रीम का मतलब यही है, एक ऐसा सपना जो ख्याली पुलाव है, आप चाहते हो पूरा हो जाए लेकिन कभी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा होना। तो ये एक सपना है, हाईली डिज़ायरेबल है, बट अनलाइकली टू बी अचीव्ड है। ठीक है, हालांकि सी भी आंसर बन सकता था, बात सही है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन पॉलिटिशियंस चाहते नहीं है, पर ऐसा कहीं आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ साफ साफ, कहीं नेताओं की बात नहीं हुई।
ठीक है, तो फिर सी को मैं बिना बात अपना आंसर नहीं बनाऊंगा, मेरा आंसर ए रहेगा। इस आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट क्या है? अगर एक सेंटेंस इस आर्गुमेंट को समराइज करने के लिए लिखे हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा? खुद से ट्राई दो एक बार। इजी था ये वाला, तो आंसर है जी बी। सरकार की पॉलिसीज़ बहुत पुरानी हो गई हैं और आज भी एक्नॉलेज करने में नाकामयाब हैं जो आपसी गहरा रिश्ता है अर्बन और रूरल चैलेंजेस का। दोनों के रिश्ते को सरकारी पॉलिसीज़ नहीं समझती। ठीक है, चलो बीच में मिलेंगे सारे ईडियम और फ्रेजेस, करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से खुद ही कर लोगे। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ वेदर, मून शॉट, इवरी टावर, विशफुल थिंकिंग। लास्ट में एक वर्ड पूछा आपसे, ट्रांसपायर, इसका सिनोनिम क्या होगा? इंटरट्वाइंड होगा, कम अबाउट होगा, आर्डुअस होगा या आर्केइक होगा? आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए इन सभी के, खुद से एक बार चेक कर लेना। 2 एरर्स मिलेंगे आपको अंत में। द स्टूडेंट्स न्यू दैट दे डिड न्यू what did they need to study but they were at the verge of losing motivation as the exams approached। बच्चों को पता था उनको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो कगार पे थे अपने मोटिवेशन को लूज करने के जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते थे। ट्राई कर लो एक बार खुद से। 2 एरर्स इसमें मिलेंगी, पहली आपको मिल सकती है इस वट नाम के वर्ड की वजह से और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड्स नाम के वर्ड की वजह से। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट से चेक करो और बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखी तो लिख दिया करो, है ना, विद प्राउड, सर पीडी मैंने पूरा देखा आपकी क्लास को और सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई लिख दिया करो। कोई डाउट रह गया हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कमेंट्स में डाल दें, अगर समझाने लायक होगा तो कमेंट्स में समझाएंगे, नहीं तो किसी अलग क्लास में आपके डाउट्स को टेकअप किया जाएगा। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।